नमस्कार, नेक्स्ट आइज हिंदी के एचओडी अंक में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की पहली न्यूज के ऊपर। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 10 पर और ये इकोनॉमी सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि द इम्पैक्ट ऑफ रूपी वीकनिंग यानी रुपए कमजोर हुआ है, उससे जुड़ी न्यूज आई है। 2 वर्ष से अधिक समय तक स्टेबल यानी स्थिर रहने के बाद हाल ही में भारतीय रुपया डॉलर की तुलना में तेजी से डीवैल्यूड यानी अवमूल्यित हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है कुल मिला के बात करें तो। अब बात करते हैं एक्सचेंज रेट फ्रेमवर्क यानी विनिमय दर रूपरेखा की। बात करेंगे नॉमिनल एक्सचेंज रेट यानी नाम मात्र विनिमय दर क्या होता है। देखिए, जो डोमेस्टिक करेंसी होती है यानी घरेलू मुद्रा के संदर्भ में फॉरेन करेंसी यानी विदेशी मुद्रा की कीमत इसमें तय की जाती है कि डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू कितनी है। बात करें उदाहरण के रूप में कि भारतीय रुपए की कीमत कितनी है डॉलर की तुलना में या पाउंड की तुलना में या यूरो की तुलना में, लेकिन यहाँ पे डॉलर की बात हो रही तो डॉलर से कंपैरिजन होता है। और वहीं बात करें कि रियल एक्सचेंज रेट यानी वास्तविक विनिमय दर में क्या होता है, इसमें विदेशी वस्तुओं की तुलना में घरेलू वस्तुओं की सापेक्ष लागत यानी रिलेटिव कॉस्ट तय होती है। एक तरफ तो यहाँ करेंसी की तुलना हो रही है विदेशी करेंसी से देशी करेंसी की तुलना यानी भारतीय रुपए की, वहीं अगर बात करें रियल एक्सचेंज रेट में तो वस्तुओं को भी शामिल कर लिया जाता है, विदेशी वस्तुओं से तुलना की जाती है। और बात करें कि एक्सचेंज रेट यानी विनिमय दरें मार्केट में डिमांड सप्लाई कंडीशन और सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक जो आरबीआई है कि सेंट्रल बैंक पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित होती है। ध्यान रखिएगा, एक्सचेंज रेट हमेशा प्रभावित होती है केंद्रीय बैंक की नीतियों के ऊपर। इससे जुड़ा हुआ यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था, आगे आपको दिखाएंगे हम। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट पॉलिसीज यानी विनिमय दर नीतियों के प्रकार की बात करें तो पहली फिक्स एक्सचेंज रेट यानी निश्चित विनिमय दर होती है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय बैंक एक निश्चित दर बनाए रखने के लिए रिजर्व यानी भंडार जो करेंसीज का भंडार होता है, आप सुनते होंगे न्यूज फॉरेक्स में कि विदेशी मुद्रा भंडार भारत का 700 अरब डॉलर हो गया रिकॉर्ड में, उसकी बात की जा रही है। और दूसरी तरफ फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी अस्थिर विनिमय दर होती है। इसमें क्या है कि केंद्रीय बैंक बाजार की स्थितियों के आधार पर करेंसी में उतार चढ़ाव की अनुमति देता है कि मार्केट कैसा चल रहा है उसके बेस पे आप करेंसी में उतार चढ़ाव कर सकते हैं, उसकी अनुमति केंद्रीय बैंक यानी सेंट्रल बैंक आरबीआई देता है भारत की तरफ से और अन्य देशों के उनका केंद्रीय बैंक देता है। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट यानी प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर में केंद्रीय बैंक मुद्रा का यानी करेंसी का डिवैल्यूएशन करके रिजर्व को बेच करके कभी कभी इंटरवेन यानी हस्तक्षेप करता है। भारत ने मुख्य रूप से प्रबंधित अस्थायी व्यवस्था यानी मैनेज फ्लोटिंग रिजीम को फॉलो करता है, उसका पालन करता है। अब बात करते हैं कि इम्प्लीकेशन ऑफ डिवैल्यूएशन यानी इस अवमूल्यन के निहितार्थ क्या हैं। तो यह घरेलू वस्तुओं यानी डोमेस्टिक वस्तुओं को सस्ता बना करके नेट एक्सपोर्ट यानी शुद्ध निर्यात को बढ़ावा दे सकता है। आपने देखा होगा कई बार चाइना आर्टिफिशियल डिवैल्यूएशन करता है अपनी करेंसीज को, किसके लिए करता है? वो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए करता है ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े, उसकी वस्तुओं की डिमांड फॉरेन में बढ़े और उसकी इकोनॉमी को बूस्ट अप मिले। तो पूरा इसीलिए एक्सरसाइज की जाती है। यहाँ पूछ सकता है यूपीएससी की डिवैल्यूएशन का इम्प्लीकेशन क्या होता है, तो तैयार रहिएगा। कभी कभी नेट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए भी किया जाता है। यह इंपोर्टेड मटेरियल्स यानी आयातित वस्तुओं की उच्च लागत के कारण डोमेस्टिक प्राइस को बढ़ाता है, जिससे इन्फ्लेशन यानी मुद्रास्फीति को बढ़ने में कंट्रीब्यूशन यानी सहयोग करता है। महंगाई को भी कभी कभी अर्थव्यवस्था को बूस्ट अप देने के लिए भी इन्फ्लेशन को बढ़ाया जाता है आर्टिफिशियली। करेंसी का इम्प्लीकेशन इन्फ्लेशन के रूप में भी देखा जाता है। अब आपको दिखाते हैं PYQ यूपीएससी का। यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा था, ए सीरीज का क्वेश्चन नंबर 2 था। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन था कि नीर यानी नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी अंकित प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि रुपए की मूल्य वृद्धि को दर्शाता है। दूसरा कथन था रीर यानी रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट यानी वास्तविक प्रभावी विनिमय दर में वृद्धि व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार को दर्शाता है। तीसरा कथन अन्य देशों में मुद्रास्फीति के सापेक्ष घरेलू मुद्रास्फीति में बढ़ने की प्रवृत्ति नीर और रीर के बीच वर्धमान अपसरण उत्पन्न कर सकता है। उपयुक्त कथनों में कौन सा से सही है ये आपको बताना है, तो इसका उत्तर आप लोग कृपया कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। कहीं कोई कंफ्यूजन होगी तो बताइएगा, अगले दिन चर्चा और डिटेल में कर लेंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 4 पर और ये कल्चर सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 1 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि 6 डाई इन जलीकट्टू एंड अदर बुल रिलेटेड स्पोर्ट्स इन तमिलनाडु। तमिलनाडु में जलीकट्टू और एरुथट्टम और मंजू विरट्टू जैसे अन्य
बुल स्पोर्ट्स यानी अन्य बैल खेलों में 6 लोग मारे गए, 6 लोगों की मृत्यु हो गई। ये चिंताजनक स्थिति है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जलीकट्टू तमिलनाडु में पोंगल यानी जब उत्तर भारत में मकर संक्रांति 14 जनवरी के दिन मनाई जा रही होती है, तो साउथ इंडिया यानी तमिलनाडु में पोंगल के दौरान ये आयोजित किया जाता है। और ये आयोजित एक ट्रेडिशनल बुल टेमिंग स्पोर्ट यानी एक पारंपरिक बैल वश में करने का खेल होता है। ये इमेज आप देख सकते हैं, ये बैल है, उसको लोग कंट्रोल में करने के लिए खेलते हैं और इसमें विशेष करके 20 वर्षीय युवा ही भाग लेते हैं। आइए बात करते हैं पूरी न्यूज के ऊपर। एर्थाजुबु थल या मंजू विरट्टू के रूप में जाना जाता है और इस खेल में एक नेटिवली यानी देशी रूप में पाले गए स्टड यानी पशुशाला में को शामिल किया जाता है, जिससे कि युवा पार्टिसिपेंट से भरे अखाड़े के अंदर खुला छोड़ दिया जाता है। चुनौती तब होती है जब बेयर हैंड्स यानी खाली हाथों से बैल को वश में करने की होती है। आइडियली रूप से यानी आदर्श रूप से बात करें तो पार्टिसिपेंट बैल को उसके सींग या पूंछ से पकड़ने और उसे वश में करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग बैल की गर्दन के पीछे के कुबड़ को पकड़कर उसे वश में करने की कोशिश भी करते हैं। पार्टिसिपेंट्स आमतौर पर 20 वर्षीय युवा पुरुष होते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। कुल मिला के बात करें तो ये न्यूज में रहा है, चर्चा में रहा है, तो हो सकता है यूपीएससी कल्चर सेक्शन में जाकर क्वेश्चन पूछ ले, तो तैयार रहिएगा आप लोग। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने कवर किया था अपने पेज नंबर 1 पर और ये गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। केंद्र सरकार ने 8th पे कमीशन यानी 8वें वेतन आयोग की स्थापना को मंजूरी दे दी है, जिससे कि डिफेंस पर्सनल यानी रक्षा कर्मियों सहित लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और सरकारी कर्मचारियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है। आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे और सिफारिशें करने से पहले वो कंसल्टेशन यानी परामर्श भी करेंगे। ध्यान रखिएगा, हो सकता है यूपीएससी आयोग के ऊपर क्वेश्चन पूछ ले। आयोग में देखिए एक अध्यक्ष सहित 2 मेंबर होते हैं, 2 सदस्य होते हैं। कुल मिला के बात करें तो 3 सदस्यीय आयोग होगा। इस न्यूज से जुड़ा हुआ अपडेशन और अभी आना बाकी है, जैसे ही आएगा हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। अभी इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था, गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि प्रधानमंत्री टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स टू प्रॉपर्टी ओनर्स अंडर स्वामित्व स्कीम ऑन 18 जनवरी। प्रधानमंत्री 18 जनवरी को स्वामित्व स्कीम यानी स्वामित्व योजना के अंतर्गत प्रॉपर्टी ओनर्स यानी संपत्ति मालिकों को 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित करेंगे। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई स्वामित्व योजना का उद्देश्य यानी ग्रामीण आबादी क्षेत्रों में संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड ऑफ राइट्स यानी अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत के आर्थिक परिवर्तन यानी इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूरल इंडिया को गति देना है और लैंड डिमार्केशन यानी भूमि सीमांकन के लिए एडवांस ड्रोन और जीआईएस टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए यह स्कीम प्रॉपर्टी मोनेटाइजेशन यानी संपत्ति के मुद्रीकरण को बढ़ावा देती है और बैंक लोन तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है। संपत्ति के विवाद यानी प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स को मिनिमाइज यानी कम करती है और कॉम्प्रिहेंसिव विलेज लेवल प्लानिंग यानी व्यापक ग्रामीण स्तरीय योजना को प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है। ध्यान रखिएगा, यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है स्वामित्व स्कीम के क्या क्या कार्य होते हैं। ट्रू ग्राम स्वराज यानी सच्चे ग्राम स्वराज की दिशा में एक कदम के रूप में यह पहल ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और इसे आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अगली न्यूज की ओर बढ़ेंगे। इस न्यूज को ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था, गवर्नेंस सेक्शन की न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स रैंक इंडिया सेकंड फॉर डिजिटल स्किल्स अहेड ऑफ कनाडा इन जर्मनी। भारत ने डिजिटल स्किल्स के क्षेत्र में कनाडा और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स ने डिजिटल स्किल्स के लिए भारत को कनाडा और जर्मनी से आगे दूसरे स्थान पर रखा है। ये अच्छी बात है भारत के लिए। कहीं न कहीं भारत सरकार द्वारा डिजिटल स्किल्स के क्षेत्र में किए गए प्रयासों को दिखाता है, तब जाके ये दूसरी रैंक प्राप्त कर पाया है और ये भारत के लिए गर्व का विषय है, उपलब्धि का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट यानी एक्स, जिसको पहले ट्विटर बोलते थे, उस पोस्ट में इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि पिछले 1 दशक में सरकार ने देश के युवाओं को ऐसे स्किल से लैस करके उन्हें मजबूत बनाने में काम किया है जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और मनी क्रिएशन यानी धन सृजन करने में सक्षम बनाते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स से मिली जानकारी मूल्यवान है क्योंकि देश समृद्धि और युवा सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
सीतारमण ने कहा कि स्किलिंग इंडिया केंद्र सरकार द्वारा विकसित भारत की दिशा में उठाया गया एक मिशन है। उन्होंने कहा कि यह नया क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल्स इंडेक्स भारत को उसके डिजिटल स्किल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ग्रीन स्किल्स के लिए पहचान देता है। ध्यान रखिएगा, ग्रीन स्किल का मतलब होता है इन्वायरमेंट के क्षेत्र में किया गया काम, यानी कुल मिला के बात करें तो एनर्जी को बचाना और इको फ्रेंडली उत्पादों का प्रयोग करना, पेड़ पौधों को बढ़ाने में योगदान करना, वो सब ग्रीन स्किल्स के रूप में देखा जाता है। हो सकता है यूपीएससी स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ ले ग्रीन स्किल्स क्या है, तो तैयार रहिएगा आप लोग। साथियों, आज के छोटी अंक को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट आइस हिंदी के साथ। धन्यवाद।